हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का वे टू एक्सीलेंसी में। दोस्तों, आज हम लोग फ्रायड की थ्योरी का अध्ययन करेंगे और समझेंगे क्या होता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फ्रायड ने जो थ्योरी दी है उसे साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। फ्रायड, सिगमंड फ्रायड पूरा नाम, 1856 में इनका जन्म चेकोस्लोवाकिया के फ्रीडबर्ग में एक यहूदी परिवार में हुआ था। जब ये 4 वर्ष के थे तो पूरे परिवार के साथ ये ऑस्ट्रिया के वियना में चले आए। वहीं पे इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पीएचडी और चिकित्सा का काम किया। ये पेशे से मनोचिकित्सक थे। क्या थे? पेशे से मनोचिकित्सक थे, अर्थात साइकाट्रिक थे। कहा जाता है कि वो साइकोपैथोलॉजी के लेक्चरर थे। वो हॉस्पिटल में अध्ययन भी करते थे, वहां अपने पीएचडी का शोध कार्य भी करते थे, वहां चिकित्सक का कार्य भी करते थे। फ्रायड के अध्ययन का मुख्य क्षेत्र क्या था? अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। अचेतन मन में जो कुछ भी स्टोर होता है, जितनी भी चीजें होती हैं, दमित इच्छाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, उसमें हमारे संवेग होते हैं जो दमित होते हैं, वो सारी चीजों के लिए इन्होंने लिबिडो को जिम्मेदार माना। किसे? लिबिडो को। उन्होंने सम्मोहन विधि का भी प्रयोग किया, इसलिए उन्हें फादर ऑफ हिप्नोसिस, सम्मोहन विधि का जनक कहा जाता है। उन्होंने सम्मोहन विधि द्वारा स्नायु रोगियों का इलाज करते थे, उसका इलाज किया। इस तरह उन्होंने मनोविश्लेषण सिद्धांत का विकास किया। उन्होंने मनोविश्लेषण को स्नायु रोगियों की चिकित्सा करने की एक विधि माना है। फ्रायड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी को, यानी साइको एनालिसिस को, स्नायु रोगी जो न्यूरोटिसिज्म या मानसिक रूप से बीमार लोग होते थे, उनकी अध्ययन के लिए साइको एनालिसिस का प्रयोग किया। फ्रायड प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मूल प्रवृत्ति को समस्त प्रकार के व्यवहार का निर्धारक तत्व माना है। उनका मानना था कि मानसिक शक्ति लिबिडो से ही उत्पन्न होती है। किससे? लिबिडो से। और उनका यह भी मानना था कि लिबिडो ही लाइफ इंस्टिंक्ट की शक्ति है। उन्होंने इंस्टिंक्ट 2 प्रकार के बताए, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। तो लाइफ इंस्टिंक्ट के लिए जो शक्ति है, जो उसकी शक्ति है, वो है लिबिडो। 1910 में इंटरनेशनल साइको एनालिटिक एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, परंतु कुछ प्रसिद्ध रचनाएं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जिसमें हमें उनकी पूरी साइको एनालिटिक का उल्लेख मिलता है, वो कुछ पुस्तकें इस प्रकार हैं। साइकिक मैकेनिज्म। क्या? साइकिक मैकेनिज्म। दूसरा है अनकॉन्शियस, ये बुक का नाम है। तीसरा है द ईगो एंड द इग। तीसरा है द ईगो एंड द इड। और चौथी पुस्तक है इनकी प्लीजर प्रिंसिपल। ये 4 प्रकार की इनकी किताबें थी। अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से पूरे साइको एनालिटिकल इस सिद्धांत को हमने 4 वर्गों में विभाजित किया है, जिसे समझना आसान हो। सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, और तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, और चौथी है डायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। ये 4 वर्गीकरण है जिसको अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से बनाया है। तो ये 1 बाय 1 लेते हैं और समझते हैं क्या है उनमें स्पेशल या खास। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड यानी मस्तिष्क की संरचना। इसको पुनः 3 वर्गों में विभाजित किया गया। मन की 3 दशाएं, 3 वर्ग होती हैं। पहला कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन,
जिसे जागृत मन भी कहा जाता है। दूसरा सेमी कॉन्शियस माइंड, इसे प्री कॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है, इसे सब कॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा प्रचलित नाम इसका सब कॉन्शियस माइंड ही है। अर्थात अर्ध चेतन, प्राक चेतन, अवचेतन। तीसरा वर्ग है इसका अनकॉन्शियस माइंड, जिसे सुपर कॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन भी कहा जाता है। तो ये थे इसके 3 क्लासिफिकेशन, 1, 2 एंड 3। अब आइए एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं, समझते हैं कि कॉन्शियस माइंड की क्या क्या, आइए समझते हैं कि आखिर कॉन्शियस माइंड में क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से इसकी पहचान के लक्षण हैं जो हमें कॉन्शियस माइंड को याद करने में, उसे समझने में सहायता करेगी। चेतन मन की सबसे पहली विशेषता या बात यह है कि इसका जो संबंध होता है वो वर्तमान से होता है, इसलिए इसे जागृत मन भी कहते हैं। इसका संबंध तात्कालिक ज्ञान से भी है। इसमें सामाजिक रूप से जितनी भी स्वीकृत अनुभूतियां या एक्सपीरियंसेस होती हैं वो सब शामिल होती हैं। फ्रायड ने बर्फ के टुकड़े से इसकी तुलना की, यानी बर्फ का वो हिस्सा, ये बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ का वो हिस्सा जो पानी के ऊपर तैरता है या दिखाई पड़ता है, उसे चेतन मन कहा। ये कुल बर्फ के भाग का 1/10 होता है। हम दैनिक जीवन की जितनी भी क्रियाएं करते हैं वो चेतन मन का ही परिणाम होते हैं। चाहे हम अभी आपसे बात कर रहे हों, आपसे वार्तालाप कर रहे हों, चाहे परीक्षा में बैठा हुआ विद्यार्थी लिख रहा हो, उत्तर दे रहा हो, चाहे हम जिस भी परिस्थिति में जहां कहीं भी होते हैं, उन चारों उस परिस्थिति के सारे डायमेंशन, सारे पहलुओं का हम जब दिमाग से अवलोकन करते हैं तो वो चेतन मन के द्वारा ही होता है। आइए अब लेते हैं दूसरा भाग, अर्ध चेतन, अवचेतन या सबकॉन्शियस माइंड। अर्ध चेतन अचेतन का ही एक भाग होता है। किसका भाग होता है? ये पूरा अचेतन मन है, इसी का एक ऊपरी सतह, ऊपरी भाग अर्ध चेतन मन कहलाता है। अर्ध चेतन मन को, जिसे चेतना में आने की पूर्व स्थिति भी कहा जाता है, यानी एक ऐसा अनुभव जिसका ज्ञान वर्तमान में नहीं होता, लेकिन कोशिश करने पर वह चेतना में आ जाती है। जैसे किसी का नाम भूल जाना, कोई चीज कहीं रखकर भूल जाना, किसी से यह कहना कि आपको कहीं देखा है लेकिन कहां याद नहीं आता, परीक्षा में बैठे बैठे प्रश्न के उत्तर को भूल जाना, लेकिन थोड़ी सी प्रयास करने पर, थोड़ी सी कोशिश करने पर वह चेतना में आ जाती है, वो दिमाग में आ जाती है। तो इसलिए दोस्तों इसे अवेलेबल मेमोरी यानी उपलब्ध स्मृति भी कहा जाता है। चेतन और अचेतन के बीच अर्ध चेतन का काम क्या होता है? एक ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह होता है, एक मध्यस्थता की तरह होता है, इसलिए यह दोनों के बीच एक पुल का भी कार्य करता है। तीसरा पहलू लेते हैं इसका, अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन। अचेतन मन का शाब्दिक अर्थ होता है चेतना से परे, चेतना की पहुंच से दूर होता है। अनकॉन्शियस क्या होता है? इसमें जो भी चीजें होती हैं वो चेतना की पहुंच से दूर होती हैं, जिसे चेतना में लाया नहीं जा सकता। जितनी भी चीजें अचेतन मन में होती हैं उसे चेतना में कोशिश करने पर भी लाया नहीं जा सकता। असामाजिक, अनैतिक और दमित इच्छाएं, भावनाएं, अनुभव, ज्ञान सब इसी में रहते हैं, जिन्हें कोशिश करने पर भी चेतना में नहीं लाया जा सकता। आमतौर पर जिसे हम भूलना कहते हैं, क्या? फॉरगेटिंग, भूलना। वो भूलना नहीं है। इंसान कोई भी इच्छा, ज्ञान, अनुभव कभी नहीं भूलता। वो हमें इसलिए याद नहीं आता क्योंकि वह चेतना से अचेतना में, यानी चेतन मन से अचेतन मन में चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इच्छाएं, अनुभव, विचार चेतना द्वारा तिरस्कृत हो जाती हैं, क्या होती हैं?
चेतना द्वारा तिरस्कृत हो जाती हैं, वो सब अनुभव विचार कहाँ चली जाती हैं? अचेतन मन में। कहाँ? अचेतन मन में वो सारी तिरस्कृत विचार जो होते हैं वो अचेतन मन में चले जाते हैं। इसलिए चेतना द्वारा तिरस्कृत विषय वस्तु ही अचेतन मन के विषय वस्तु होते हैं। जितनी भी चेतना द्वारा चीजें तिरस्कृत हो जाती हैं वो अचेतन मन के क्या होते हैं? कंटेंट, विषय वस्तु। हालांकि फ्रायड अचेतन मन की दमित इच्छाओं का मूल कारण, फ्रायड क्या कहते हैं? फ्रायड अचेतन मन की जितनी भी दमित इच्छाएं होती हैं उनका मूल कारण लिबिडो की पूर्ति का न होना माना है। काम वासना की पूर्ति का न होना, उसकी तृप्ति का न होना माना है। शायद इसीलिए मनोवैज्ञानिक फ्रायड को डर्टी माइंड कहकर पुकारते हैं। अचेतन मन में एक खास विशेषता यह भी है कि अचेतन मन में तर्क और विवेक का कोई स्थान नहीं है। अचेतन की इच्छाएं शांत और स्थिर नहीं होती, वह चेतना में आने के लिए निरंतर कोशिश करती रहती हैं, प्रयास करती रहती हैं, लेकिन चेतन और अचेतन में अवरोध के कारण चेतना में नहीं आ पाते। लेकिन कभी कभी भेष बदलकर, रूप बदलकर, धोखा देकर वो चेतना में आ जाती हैं, लेकिन व्यक्ति कभी भी उसे पहचान नहीं पाता कि उसकी अचेतन मन की दमित इच्छा अभी उसके सम्मुख प्रकट हुआ है। उदाहरण के तौर पर स्वप्न, ड्रीम, मानसिक रोग, मनोवृत्ति की स्थिति में चेतना द्वारा अचेतन मन की कुछ इच्छाएं प्रकट हो जाती हैं। जैसे आपने एक फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता देखी होगी, अभिनेता गोविंदा की। वह सबके सामने जो भी उसके मन में उसके प्रति विचार होते हैं, इच्छाएं होती हैं, वो सत्य बोलने लगता है और सारी चीजें प्रकट कर देता है। वह जिससे भी मिलता है उससे सिर्फ और सिर्फ सत्य बोलता है, और वो सत्य वही होता है जो उसके मन में वास्तविक विचार उत्पन्न कभी हुए थे और मन में दबे रह गए थे। और हकीकत में हमारी दमित इच्छाएं हमारे सामने आ भी जाएं तो भी हम उसे पहचान नहीं पाते, या उसे अपनी दमित इच्छा मानने से ही इनकार कर देते हैं। ऐसा फ्रायड ने सम्मोहन के प्रयोग द्वारा सिद्ध भी किया है। अचेतन में जितनी भी दमित इच्छाएं होती हैं उनका आपस में कोई संघर्ष भी नहीं होता, सब बिना विरोध के चेतना में आने के लिए प्रयासरत रहते हैं। जैसे सपने में एक साथ कई विचार, कई इमेज आते हुए आपने देखे होंगे, जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं होता, फिर भी वो हमारे सपने में आते हैं। अचेतन मन जो होता है वो ईड से भरा हुआ होता है। ईगो द्वारा दमित इच्छाएं और भावनाएं भी अचेतन में एकत्र होती रहती हैं। अचेतन मन चेतना पर क्या करता है? नियंत्रण भी रखता है। बर्फ का वो भाग जो पानी में सर्वाधिक डूबा रहता है, यानी ये हिस्सा जो बर्फ का वो टुकड़ा है, वो भाग है जो पानी के नीचे डूबा रहता है, वो 9/10 भाग होते हैं। तो दोस्तों ये थे फ्रायड द्वारा दिए गए चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन।